बिहार के 40 सीटों में काराकाट हॉट सीट बन गया है। एनडीए की तरफ से क्या कुछ होगा, इसका विश्लेषण हमने आपको फोर्थ वीक पर दिखलाया था। इस वीडियो में हम विश्लेषण कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस का क्या होगा। आप देख रहे हैं फोर्थ वीक और मैं उपेंद्र कश्यप। इंडिया अलायंस का पेच फंसा हुआ है कि इंडिया अलायंस काराकाट की सीट किसे दे और जिसे दे वह दल, वह पार्टी यहां से किसे प्रत्याशी बनाएगा। राजद, भाकपा माले और कांग्रेस, अभी ये तीन प्रमुख दल ऐसे हैं महागठबंधन में जिनके पाले में काराकाट का जाना तय लग रहा है और इन्हीं तीनों में से कोई प्रत्याशी देगा। लेकिन एनडीए का भी पेच फंसा हुआ है। अगर एनडीए से मामला फंसता है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा का, चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट का, तो फिर समीकरण बदल जाएगा। अगर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों या दोनों में कोई एक इंडिया अलायंस के बाद में हिस्सा बनते हैं तो परिस्थिति अलग होगी। लेकिन जो फिलहाल परिस्थिति है उस पर हम ये विश्लेषण कर रहे हैं कि भाकपा माले को यह सीट जाएगा या कांग्रेस को जाएगा या राजद के पास रह जाएगा। इन तीनों दलों में दो दल यानी राजद और भाकपा माले दोनों ही दल के नेता काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा है। राजद यहां से 2 बार सीट हार चुकी है। तीसरी बार उसने रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा को दिया था, गठबंधन जब था, वो भी चुनाव हार चुके हैं। भाकपा माले यहाँ 3 बार चुनाव लड़ी और तीनों बार हार गई। 2008 में काराकाट वजूद में आया था। पहला लोकसभा का चुनाव 2009 में हुआ, फिर 2014 में और 2019 में, यानी 3 चुनाव में इंडिया अलायंस कुछ नहीं कर सका। राजद भी 2 बार अपने सहयोगी को टिकट देकर तीसरी बार और भाकपा माले महागठबंधन से अलग रहते हुए 3 बार यहां से चुनाव लड़ती है और सभी हार जाते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि अब आगे काराकाट में एनडीए के मुकाबले किस प्रत्याशी को इंडिया अलायंस देगा कि वो चुनावी जीत दर्ज कर सके। यहां से जो लोग अभी तक चुनाव लड़ चुके हैं, पहले हम उनकी बात करते हैं और फिर अंत में आपको हम यह भी बताएंगे कि यह सीट किनके तरफ जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या परंपरागत रूप से इस पर राजद लड़ेगी या माले को सीट चला जाएगा। क्या परिवारवाद को यहाँ तवज्जो दिया जाएगा और वो कौन परिवार है जिसके किसी बेटा बेटी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। और फिर राजद और रालोसपा अब रालोमो हो गया है, यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो गया है जो एनडीए के साथ फिलहाल है। तो ये सीटें कहाँ जाएंगी, क्या दल बदल जाएंगे, राजद की जगह माले को सीट मिल जाएगा या कांग्रेस को मिल जाएगा, इसकी विवेचना हम इसमें करते हैं। पहले जानिए कि पहले क्या क्या हो चुका है। 2009 में पहला चुनाव होता है और डॉक्टर कांति सिंह को राजद यहां से प्रत्याशी बनाती है। 2014 में फिर डॉक्टर कांति सिंह प्रत्याशी बनते हैं और दोनों बार वो हार जाती हैं। केंद्र में मंत्री रही हैं। उनके बेटा ओबरा से ऋषि कुमार विधायक हैं। उनकी पुत्रवधू अदिति कुमार जो ऋषि कुमार की पत्नी है, वे भी सक्रिय होकर ये संकेत दे चुकी हैं कि वो भी दावेदार हैं। चूंकि उनकी मां 2 बार सास चुनाव लड़कर हार चुकी है डॉक्टर कांति सिंह, इसलिए अदिति कुमार को क्या टिकट मिलेगा, यानी पुत्रवधू को टिकट मिलेगा, राजद देगा, यह भी प्रश्न है। लेकिन 2 बार कांति सिंह हार गई हैं, इसलिए उनकी स्थिति बड़ी कमजोर है। दूसरी तरफ 2019 में राजद ने गठबंधन के तहत यह सीट आरएलएसपी को दे दिया और उपेंद्र कुशवाहा फिर चुनाव लड़कर हार गए, यानी 3 बार राजद अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद, गठबंधन के बावजूद चुनाव हार गई। लेकिन अदिति कुमार की संभावना कम है। तो क्या राजद को अगर यह सीट मिलता है तो कांति सिंह और अदिति कुमार नहीं तो क्या रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ने आएंगी। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने जन आक्रोश रैली में पटना में रोहिणी आचार्य को लॉन्च किया कि ये मेरी बेटी है जिसके दिए हुए किडनी पर ही मैं जिंदा हूं, इसे राजनीतिक हलकों में ही माना गया कि लालू ने रोहिणी आचार्य को भी लॉन्च कर दिया। तो लोकसभा से पहले लॉन्च करने के बाद क्या यह मानकर चला जाए कि रोहिणी आचार्य काराकाट से चुनाव लड़ सकती है, लालू की बेटी, कांति की पुत्रवधू कौन, ये यहीं तक मामले को छोड़ देते हैं। अब आइए, दूसरा दावेदार है सीपीआई-एमएल। भाकपा माले लगातार इस मुद्दे पर दावा कर रही है और जब भाकपा माले के साथ राजद का गठबंधन हुआ था 2020 में, तो चर्चा यही थी कि राजा राम सिंह भाकपा माले को टिकट इसीलिए नहीं मिला उमरा विधानसभा का कि उनको काराकाट लोकसभा सीट दिया जाएगा। यह समझौता अंदरूनी हुआ था और उनको काराकाट लोकसभा सीट दिया जा सकता है। माले भी इस पर प्रेशर बनाए हुए हैं।
लेकिन राजा राम सिंह की स्थिति क्या रही, जरा उसको एक नजर से आप देख लीजिए। वो 1995 और 2000 में ओबरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, लेकिन काराकाट लोकसभा क्षेत्र में वे 3 बार चुनाव लड़ते हैं और तीनों बार चुनाव हार जाते हैं। पहली बार 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ काराकाट में, तो 37,493 वोट लाकर राजा राम सिंह 4.32% वोट हासिल करते हैं और चौथे स्थान पर रह जाते हैं। 2014 में 32,686 वोट राजा राम को मिलता है और 3.76% वोट में साझेदारी करके वे 5वें स्थान पर रहते हैं, चौथे से 5वें। लेकिन 2019 में थोड़ा प्रदर्शन उनका बेहतर हुआ, लेकिन वोट कम मिला। 2019 में 24,932 वोट मात्र मिलता है, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहते हैं, जबकि वोट प्रतिशत उनको मात्र 2.87 मिलता है। तो राजा राम सिंह की दावेदारी चाहे जितनी मजबूत हो, उनका प्रदर्शन इतना कमजोर रहा है कि बिना गठबंधन के सहारे तो कोई उम्मीद ही नहीं पाल जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा है इस बिहार में काराकाट लेकर, वो है कि क्या मीरा कुमार के बेटे को टिकट मिल सकता है काराकाट से। यह इसलिए भी चर्चा है कि मीरा कुमार चुनावी राजनीति से दूर हो गई है। वो देश की पहली लोकसभा स्पीकर बनी थी, महिला लोकसभा स्पीकर बनी थी, और उसके बाद से वो राजनीति में सक्रिय नहीं है। 2085, 1996 और 1998 में वो बिजनौर से लोकसभा की सदस्य रही थी, और 2004 और 2009 में सासाराम सुरक्षित सीट से वो लोकसभा की सदस्य चुनी गई थी। इनके पिता जगजीवन राम सासाराम लोकसभा सीट से 1952 से 1984 तक सांसद रहे। 1989 और 91 में जनता दल से, और 2014 और 2019 में छेदी पासवान जो भाजपा के हैं। माना यह जा रहा है कि भाजपा से कांग्रेस मुकाबला करने से डर रही है, बच रही है सासाराम में। वो दूर दूर तक देख रही है कि उनकी हार सुनिश्चित है। इसलिए माना यह जा रहा है कि विरासत बचाने की लड़ाई जो हार चुकी थी मीरा कुमार सासाराम में 2014 में और 2019 में लगातार 2 बार, वो इस बार साहस नहीं जुटा पा रहे कि उनके विरासत को संभालने के लिए उनके इकलौते पुत्र अंशुल कुमार सासाराम जाए। इसलिए माना यह जा रहा है कि अंशुल कुमार को काराकाट लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं। मीरा कुमार की उम्र 79 वर्ष हो गई है। वो IAS रही है। अंशुल कुमार भी काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि अंशुल कुमार को कांग्रेस इंडी गठबंधन से काराकाट सीट लेकर प्रत्याशी बना सकती है, ताकि जगजीवन बाबू के बाद मीरा कुमार और उनकी फिर विरासत को अंशुल कुमार जीवित कर सके, आगे बढ़ा सके। तो अंशुल कुमार की संभावना भी अधिक दिख रही है। देखने की बात यह होगी कि आगे क्या होता है। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लोकसभा चुनाव में एक से एक मुद्दों के साथ, राजनीतिक घटनाओं के साथ, बयानों के साथ विश्लेषण करेंगे हम, और आपके बीच उपस्थित रहेंगे। और हाँ, क्या लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, जो राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करते हैं उनको संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। अर्थात कहने का आशय यह है कि अगर कोई दल, राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं तो उसमें किए गए वादे कैसे पूरे किए जाएंगे, इसका ब्लूप्रिंट पार्टियां दें, और 4 साल में एक मानक तय हो कि कितने वादे पूरे हो जाने चाहिए, तभी आप चुनाव में जा सकते हैं। वादा पूरा न करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म होनी चाहिए, और उसके पार्टी अध्यक्ष, मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य, कार्य समिति के सदस्यों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। आपकी क्या राय है, आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर। धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी